मैं सर्वप्रथम थिंक इंडिया को धन्यवाद दूंगा, थिंक इंडिया की पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, गणेश जी को धन्यवाद दूंगा, मयंक जी को कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर, कई बार ये कहा जाता है कि इस देश में जो महापुरुष होते हैं अपने काल में, अपने समकालीन में वो आलोचना के शिकार रहते हैं। उनके भाव, उनके विचार, वह कई बार ऐसा लगता है कि समकालीन में आलोचना के शिकार रहते हैं, उनके विचारों को महत्व नहीं मिलता है। अगर मैं पुराने विद्वानों की बात करूं, चाहे वो एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर भी अपने विचारों के, अपने समकालीन में बड़े आलोचना के शिकार रहे, अपने विचारों के कारण, अपने वक्तव्य के कारण, लेकिन साथ साथ आलोचना के साथ साथ वह उपेक्षा के भी कारण बने। वर्तमान स्थिति थी। और लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का कि बाबा जैसे व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को, बहुआयामी व्यक्तित्व को केवल और केवल दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता के रूप में पहचान मिली। निसंदेह वो दलितों के मसीहा है, दलितों के मसीहा थे, लेकिन इसके साथ साथ भी वह एक महान व्यक्तित्व थे, विराट व्यक्तित्व था उनका, बहुआयामी व्यक्तित्व था, बहुआयामी व्यक्तित्व था। लेकिन पिछले 50-60 वर्षों में केवल और केवल इसमें इस देश का मीडिया, इस देश के शिक्षा संस्थान, और मैं कहूंगा इस देश के सामाजिक संगठनों ने भी डॉक्टर अंबेडकर की छवि केवल और केवल ये बना के रखी कि दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीडिया का भी दोष है। मीडिया ने भी केवल डॉक्टर अंबेडकर को केवल इन दो बिंदुओं पर ही बांध के रखा, और कई बार मुझे लगता है कि तथाकथित दलित संगठनों ने भी उनके साथ अन्याय किया। उन्होंने ये कहा कि मेरे बाबा साहब, तो मुझे लगता है बाबा साहब संपूर्ण समाज के थे, राष्ट्र की धरोहर थे। वो केवल एक व्यक्ति या समाज की धरोहर नहीं थे, एक वर्ग की धरोहर नहीं थे, वो संपूर्ण राष्ट्र की धरोहर थे। और दुर्भाग्य से इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर पर जितना अध्ययन, जितना मनन, जितना चिंतन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। जितना उन पर शोध होना चाहिए था वो शोध भी नहीं हुआ। आज मैं उनके कुछ ऐसे पहलुओं पर आपको रखना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के वो बहुआयामी व्यक्तित्व क्या थे, वो क्या विराट व्यक्तित्व था। अगर मैं पहले से शुरुआत करूं, जो 1913 में एक पहली बार एक दलित युवक, अभाव से, गरीबी से जूझता व्यक्ति छात्रवृत्ति लेकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1913 में जाता है। और 1913 में जब वह जाता है छात्र के रूप में, शोध छात्र के रूप में, जब वहां एमए और पीएचडी की पढ़ाई करता है, तो उस पढ़ाई के दौरान भी जो उनके शोध पत्र हैं, उन शोध पत्रों को मुझे लगता है कि अध्ययन करने की आवश्यकता है। शोध करने के साथ साथ उनके जो विषय थे वो मुझे लगता है अर्थशास्त्र से जुड़े हुए विषय थे। अगर हम ये देखें कि डॉक्टर अंबेडकर प्रमुखता थे, अर्थशास्त्री थे, उनके एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी, उन सब विषयों के शोध प्रबंध थे, वो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए थे, अर्थ विषय से जुड़े हुए थे, वो अर्थशास्त्री थे। जब 1920 में भारत लौटते हैं, 1923 में जब भारत लौटते हैं, तो आप देखेंगे कि वो मजदूरों को संगठित करते हैं। मजदूरों का संगठन, सबसे पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस समय उनकी छवि जो बनती है वो बनती है छवि मजदूर नेता के रूप में, मजदूर संगठक के रूप में। तो एक मजदूर संगठक थे, मजदूर नेता थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, तो लेखक के रूप में उनकी पहचान अभी भी छिपी हुई है। उन्होंने भारत आकर जैसे ही सामाजिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने पत्रिका निकाली, जिसका नाम रखा मूक राय। वो एक पत्रकार भी थे, शोध छात्र के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, श्रम मंत्री के रूप में, लेखक के रूप में, पत्रकार रूप में, राजनीतिक आंदोलनकारी के रूप में, सामाजिक आंदोलनकारी के रूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में, महिला उद्धारक के रूप में, एज ए बैरिस्टर के नाते उनके जितने भी अगर कार्यों की अगर हम चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि संपूर्ण कार्यों में पूरा का पूरा राष्ट्र और समाज जुड़ा हुआ है।
जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब एमए और पीएचडी की जब वो डिग्री हासिल करते हैं, उस समय एमए की डिग्री का जब उनका विषय है, उनका शोध का प्रबंध का जो विषय है वो था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, भारतीय प्राचीन व्यापार वाणिज्य। उस पर अपना शोध लिखते हैं और उस शोध में बताते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार हमारा शोषण कर रही है। पीएचडी की जब डिग्री हासिल है तो उसमें शोध प्रबंध का विषय क्या है? इवेल्युएशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में किस प्रकार वह शोषण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं भारत का, वो पीएचडी की शोध में बताने की आवश्यकता करते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर एक शोध छात्र के नाते भी इस देश में अर्थव्यवस्था पर, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर चोट करते हैं। 1920 में बीच में 1915 और 16 में जब उनकी एमए और पीएचडी की पढ़ाई शुरू हो जाती, पूरी होती है, उसके बाद 1916 में वह सीधा अमेरिका से इंग्लैंड की तरफ रवाना होते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमएससी और डीएससी की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि उनको छात्रवृत्ति मिली थी एमए और पीएचडी के लिए, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के माध्यम से मिली थी, क्योंकि उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी। वहां के दीवान को लगा कि ये बालक, ये भीम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड चला गया, तो उन्होंने पत्र लिखा कि तुम्हारी पढ़ाई की छात्रवृत्ति केवल और केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए, आप अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की छात्रवृत्ति हम आपकी रोकते हैं। क्या करते भी, वापिस आ जाते हैं 1917 में आने के बाद, क्योंकि शर्त के तहत वो गए थे कि अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद वो बड़ौदा की रियासत में सेवा करेंगे। उस सेवा करने के चलते हुए वो बड़ौदा की रियासत में, हालांकि वित्त विषय के विशेषज्ञ थे, उनको वित्त सचिव बनना था, फाइनेंस सेक्रेटरी बनना था, लेकिन उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो सामाजिक व्यवस्था में उनको सैन्य डिफेंस सेक्रेटरी बनाया, सैन्य सचिव बनाया। मित्रों, मेरा ये कहना है उस समय भी बड़ौदा में उनको रहने की जगह नहीं मिली, पारसी धर्मशाला में ठहरे और वहां से भी प्रताड़ित होकर निकले। एक अलग घटना, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। किस प्रकार समाज देश के प्रति चिंतित है, लेकिन समाज की उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में वो किस प्रकार प्रताड़ित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने अध्ययन को पूरा करने के लिए जरूर रहते हैं। वो बॉम्बे आते हैं, बड़ौदा की रियासत को प्रताड़ित होकर अपमान को झेलते हुए मुंबई आते हैं। मुंबई के सिडन कॉलेज के अंदर वो एज ए इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनते हैं, मर्केंटाइल पढ़ाते हैं। उसके उपरांत फिर भी पढ़ाई की उनके मन में एक जुनून था, तो 1920 में फिर छत्रपति शाहू जी महाराज, कोल्हापुर के महाराजा के माध्यम से वह अपनी अधूरी पढ़ाई जो ऑक्सफोर्ड में छोड़ कर आए थे वह जाते हैं। उस समय जो एमएससी और डीएससी की जो उन्होंने डिग्री हासिल की, उसमें भी जो उनका विषय था, एमएससी में बात करते हैं प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल ब्रिटिश इंडिया। इस थीसिस में आप देखते हैं कि उनका अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। डीएससी की जो डिग्री हासिल करते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज की शोध पत्र के माध्यम से हासिल करते हैं। तो अंततः मैं ये बताना चाह रहा हूं कि शोध पत्रों में जब उन्होंने काम किया तो अर्थ से जुड़े विषय में था। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान थी, और इसके भी कई उदाहरण है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मूलतः अर्थशास्त्री थे, अर्थ विषय से मेरा विशेषज्ञ था उन पर, और इसके चलते हुए उसके कई उदाहरण अगर आप देखेंगे कि अर्थशास्त्री के नाते आज वर्तमान भारत में, चाहे वो रिजर्व बैंक इंडिया हो, आरबीआई हो, योजना आयोग हो, चाहे भारत के अंदर डैम्स बनाने का विषय हो, कृषि का, सहकारी कृषि का विषय हो, भारत में औद्योगिकरण का विषय हो, 1920 और 1924 के बीच में उन्होंने अपने लेख और अपने आलेखों के माध्यम से कहा कि इस देश के अंदर अगर व्यवस्था सुधारनी है तो औद्योगिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश पे कृषि का बोझ ज्यादा है और कृषि में भी छिपी हुई बेरोजगारी है। एक ही परिवार के व्यक्ति कुछ भूमि पर खेती करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग अगर उद्योगिक क्षेत्र में जाए, उद्योग के क्षेत्र में जाएंगे तो उद्योग से वो पैसा भी कमाएंगे, इसके सारे वो कृषि को भी खड़ा कर पाएंगे। 1920 और 1930 के दशक में वो औद्योगिकरण की बात करते हैं, खेती, सामूहिक खेती की बात करते हैं, खेती की सहकारिता की बात करते हैं, डैम्स की बात करते हैं।
इस देश का अगर विकास होना है, क्योंकि वो 1942 और 46 के बीच में वो वायसराय कैबिनेट के